रात के ठीक 8 बजे एक लड़की की चीख सुनकर जैसे ही आरव चौहान फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ भागा, सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं थम गए। 22 साल की मीरा दोनों हाथों से खुद को समेटे डर और शर्म से कांप रही थी, जबकि काले रंग का जर्मन शेपर्ड उसके फटे हुए कपड़े दांतों में दबाए हाँफ रहा था। बैड बॉय, जाओ यहाँ से। आरव ने ज़मीन पर पड़ी एक चादर उठाई और मीरा के कांपते हुए जिस्म पर डाल दी। वो मासूम जब अनाथ हुई तो अपने मामा के घर रहने लगी थी। मामा उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन मामी इस शादी को रोकना चाहती थी। इस मासूम को उसकी स्वर्गीय माँ के मेके ले जाने का झांसा देकर वो उसे शहर ले आई और एक अनजान घर के बाहर छोड़कर खुद चुपचाप हवेली लौट आई और पूरे गांव में ये झूठ फैला दिया कि मीरा भाग गई है। मीरा आंखें बंद किए लगातार रोई जा रही थी। आरव ने थोड़ी परेशानी से उसकी तरफ देखा। उसने ज़मीन से चादर उठाई और उसे मीरा के जिस्म पर लपेट दिया। जैसे ही चादर उसके कंधों पर आई, मीरा ने चौपट अपनी आंखें खोलीं। उसी की आंखों में डर, दहशत और एक अजीब सा तूफान था। वो अभी भी सहमी हुई नज़रों से दूर खड़े कुत्ते की तरफ देख रही थी। आरव जैसे एक लम्हे के लिए उन झील जैसी गहरी आंसुओं से भरी आंखों में खो गया। आरव ने झटके से अपना सर हिलाया और सभी ख्यालों को झटक दिया। लड़की, कौन हो तुम? और रात के इस पहर यहाँ इस तरह घूमने का क्या मकसद है तुम्हारा? मीरा ने धूप निकलकर ख़ुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो अभी भी उस डोगी को देखकर कांप रही थी। तुम इस कॉलोनी में रहती हो या यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने आई हो? नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मीरा बड़ी मुश्किल से दबी आवाज़ में बोली। आरव उसे देखता रह गया। उसे समझ आ गया था कि ये लड़की अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। मेरे साथ अंदर आओ, आरव ने कहा। काकी कहाँ है आप? ज़रा इधर आइए। शारदा काकी को आवाज़ देता हुआ वो घर के अंदर चला गया। शारदा काकी इस वक्त किचन में उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी। आवाज़ सुनकर वो बाहर आई। चीख तो उन्होंने भी सुनी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि वो लड़की उनके घर के अंदर आ चुकी है। शारदा काकी ने हैरत से मीरा को सर से लेकर पाँव तक देखा। बिखरे हुए बाल, जगह जगह से फटा हुआ लिबास और चादर में खुद को छुपाए वो बुरी तरह सहमी हुई थी। काकी, पहले आप इसके लिए किसी साफ़ कपड़े का इंतज़ाम कीजिए और फिर इसे कुछ खाने के लिए दीजिए। इसे बातें मैं बाद में करूँगा, तब तक इसका डर थोड़ा कम हो जाएगा। आरव कॉफ़ी का मग लेकर वही सोफ़े पर बैठ गया और गहरी नज़रों से मीरा को देखने लगा। कौन थी ये लड़की और रात के इस वक्त उसके फार्म हाउस पर क्या कर रही थी? आरव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। शारदा काकी थोड़ी देर बाद वापस आई और परेशानी से बोली, बेटा, घर में इसके नाम का कोई कपड़ा नहीं है। रिया इस बार जाते वक्त सारे कपड़े साथ ले गई है। रिया आरव की छोटी बहन थी जिसका ससुराल इसी शहर में था। वो जब भी आती उसके कपड़े वही रहते थे, पर इस बार वो आरव से झगड़ा करके गई थी और गुस्से में अपना सारा सामान साथ ले गई थी। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं इस लड़की को अपनी कोई पुरानी साड़ी पहना दूँ, काकी ने पूछा। आरव ने कुछ सोचा। इस छोटी सी धान पान लड़की पर काकी की साड़ी कितनी अजीब लगेगी। आरव ने घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन सा बुटीक खुला होगा? तभी उसने अपने दोस्त कबीर का ख्याल आया। उसने तुरंत कबीर का नंबर घुमाया। हाँ भाई, आज आधी रात को कैसे याद किया? सब ठीक ठाक तो है ना? कबीर ने फ़ोन उठाते ही पूछा। हाँ यार, सब ठीक है। मुझे इमरजेंसी में लड़कियों के कुछ कपड़े चाहिए थे। अपने बुटीक की किसी लड़की को भेजकर थोड़े कपड़े भिजवा दे। कबीर दंग रह गया। क्या, लड़कियों के कपड़े? आरव, कहीं तुमने चोरी छुपे शादी तो नहीं कर ली? या कोई गर्लफ्रेंड लेकर आए हो? कौन है वो जिसके लिए आधी रात को शॉपिंग हो रही है? आरव चिढ़ गया। फजूल बातें बंद कर, मैं तुझे कल पूरी बात बताऊंगा। अभी जो कहा है वो कर। आरव ने मीरा से उसका साइज़ पूछा। मीरा ने घबराहट में जो भी उल्टा सीधा साइज़ बताया, आरव ने कबीर को भेज दिया। थोड़ी ही देर में कपड़े फार्म हाउस पहुंच गए। आप जाकर ये कपड़े बदल लीजिए और फ्रेश हो जाइए, फिर बात करते हैं। काकी, इसे रिया के कमरे में ले जाइए, आरव ने कहा।
मीरा जब उस बड़े से कमरे में आई और आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहीं से भी मीरा नहीं लग रही थी। हवेली की वो लड़की जो हमेशा शान से रहती थी, आज एक बिखरी हुई अकेली अनाथ लड़की बन चुकी थी। एक ठंडी आह भरकर वो फ्रेश होने चली गई। कपड़े बदलकर जब वो आईने के सामने अपने बाल सुलझा रही थी, तभी शारदा काकी खाना लेकर अंदर आई। बेटी, पहले थोड़ा खाना खा लो, फिर बातें करेंगे। मुझे आरव बेटे ने तुम्हारे पास भेजा है, ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अब आगे क्या करना चाहती हो। मीरा ने बिना किसी दिलचस्पी के खाना शुरू किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो इन लोगों को क्या बताए, कैसे यकीन दिलाए। ये तो सच था कि वो उस हवेली में वापस कभी नहीं जा सकती थी, पर आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? क्या वो किसी महिला आश्रम में चली जाए या किसी के घर में नौकरी कर ले? वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे किसी ऑफिस में काम मिल सके। शारदा काकी उसे ध्यान से देख रही थी। मीरा ने कुछ निवाले खाए और पानी का पूरा गिलास एक सांस में पी गई। बेटी, अब बताओ अपने बारे में। काकी, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। शारदा काकी जानती थी कि लड़की यही कहेगी, पर वो इतने से जवाब से संतुष्ट नहीं थी। लेकिन बेटी, अब तक तो तुम कहीं रहती होगी ना, किसी परिवार के साथ। वो लोग कहाँ हैं और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? काकी, अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? मीरा ने डरते हुए पूछा। हाँ, मैं विश्वास करूँगी अगर तुम सच कहोगी तो। बताओ क्या बात है? मीरा ने दिमाग में कहानी बनी और पूरे विश्वास के साथ एक झूठ बोलने लगी। मैं अनाथ हूँ। मेरे दूर के चाचा चाची ने मुझे पाला था, लेकिन अब उनकी नीयत बदल गई है। उन्होंने मुझ पर जो भी खर्च किया था, अब वो उसका बदला चाहते हैं। चाची का एक भाई है जो नशेड़ी है और कोई काम नहीं करता। चाची चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं, पर यह मेरे लिए मौत से बदतर था, इसलिए मैं घर से भाग आई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस भगवान पर भरोसा था कि वो कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा, और भागते भागते मैं यहाँ पहुँच गई। शारदा काकी ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है बेटा, मैं बेटा को सब बता देती हूँ। अब जो भी फैसला होगा आरव बेटा ही करेंगे, पर यह तय है कि आज रात वो तुम्हें घर से नहीं निकलने देंगे। तुम एक जवान लड़की हो और इस वक्त बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, और आरव बेटा असूलों के बहुत पक्के हैं। मीरा के दिल का डर अब थोड़ा कम होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में सिर्फ एक ही मर्द है और वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान लगता है। मीरा ने काकी के हाथ थामा। काकी, आप उनसे कहिए ना कि मेरे लिए कोई आश्रम देख लें या फिर मुझे इस घर में काम पर रख लें। मैं घर का सारा काम जानती हूँ, सब बहुत अच्छे से करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात बेटा तक पहुँचा दूँगी। अब तुम आराम से सो जाओ। शारदा काकी ने बाहर आकर आरव को सब कुछ बता दिया। आरव गहरी सोच में डूब गया। काकी, आपको सच में लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है? बेटा, देखने में तो बहुत शरीफ और मासूम लगती है और इसकी आंखों में बहुत दुख है। मुझे लगता है वो निर्दोष है, तुम बेफजूल इस पर शक कर रहे हो। आरव ने आह भरी। काकी, आजकल ऐसी ऐसी गैंग्स घूम रही हैं जिनमें लड़कियां शामिल होती हैं। इंसान को धोखा तब समझ आता है जब सब कुछ लूट चुका होता है। खैर, देखते हैं। अगर इसने कुछ गड़बड़ नहीं की तो इसके रहने का इंतज़ाम इसी घर में कर देंगे। वहीं कमरे में मीरा की आंखों से नींद गायब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या बिगाड़ा था उसने मामी का? वो कितनी खुश थी कि जल्द ही उसकी शादी देवेंद्र से होने वाली थी। देवेंद्र जो मामी का बेटा था, उसे टूटकर चाहता था और मीरा भी इस रिश्ते को अपनी खुशकिस्मती मानती थी। लेकिन मामी चाहती थी कि उनका बेटा उनकी अपनी भतीजी से शादी करे, जो अकेली थी और अपने पिता की सारी दौलत और जायदाद की अकेली वारिस थी। मामी चाहती थी कि एक तरफ भतीजी घर की बहू बन जाए और दूसरी तरफ वो सारी जायदाद भी उनके बेटे के नाम हो जाए। लेकिन बीच में मीरा आ गई थी। मामी की भतीजी शिवानी भी देवेंद्र को पसंद करती थी और वो भी मीरा को रास्ते से हटाना चाहती थी। आपने इस लड़की को सर पर क्यों चढ़ा रखा है? बुआ, इसे धक्के देकर घर से बाहर निकालिए। क्या वो अनाथ लड़की जो आपके टुकड़ों पर पलती रही,
वो मेरे देवेंद्र के काबिल है, शिवानी ने भड़काया था। तुम ठीक कह रही हो शिवानी, वो लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है। मैं किसी भी हाल में उसे इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। उसे मैं अपने रास्ते से साफ़ कर दूंगी। मामी ने मीरा को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश रची और मासूम मीरा को इसका अंदाज़ा तक नहीं था। वो तो आंखों में ख्वाब सजाए बैठी थी कि देवेंद्र की पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सब उसकी इज्जत करेंगे और मामी का हर वक्त का चिल्लाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मगर मीरा के सारे ख्वाब उस वक्त टूट कर बिखर गए जब निशी मामी ने बेहद मीठी आवाज़ में उससे कहा, बेटी मीरा, अब तो तुम्हारे देवेंद्र के साथ शादी होने वाली है, फिर तुम घर गृहस्थी के कामों में बिज़ी हो जाओगी। इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी स्वर्गीय माँ के मेके वालों से मिलवा लाऊं। उनका फ़ोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मीरा यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी। आज उसके मामा और देवेंद्र दोनों ही पास के गांव में एक पंचायत का फ़ैसला सुनने गए हुए थे और शाम से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। वो भी खुशी खुशी मामी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर वो नहीं जानती थी कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला करने जा रही है। निशी मामी उसे शहर के एक सुनसान इलाके में लेकर गाड़ी से उतरने को कहने लगी। मीरा ने जब उनकी आंखों में नफ़रत देखी तो वह बुरी तरह घबरा गई। मामी जी, ये क्या है? आपने इस सुनसान जगह पर गाड़ी क्यों रोकी है? क्या वो लोग यहाँ आने वाले हैं? बात सुनो लड़की। निशी मामी ने मीरा के बाजू पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। तुम मेरे बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारने के बिल्कुल लायक नहीं हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर कर दूं। अब तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ, जिसके साथ मर्ज़ी रहो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। और हाँ, हवेली वापस जाने का रास्ता तो अब भूल ही जाओ। हमारे निकलते ही मेरी ख़ास नौकरानी ने पूरी हवेली में ये खबर फैला दी थी कि तुम घर से भाग गई हो, और यह बात तुम्हारे मामा और देवेंद्र तक भी पहुंच गई होगी। अब अगर तुम वापस गई भी तो तुम्हें भागी हुई लड़की का ठप्पा लगेगा, और घर से भागी हुई लड़की को क्या सज़ा मिलती है ये तुम अच्छे से जानती हो। नहीं मामी जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप इस तरह मेरे जज्बातों के साथ नहीं खेल सकती। मैं वापस जाऊंगी और सबको सच बताऊंगी। निशी मामी ने अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकाली और उसके मुंह पर मारी। ये तस्वीरें देखो। यह तस्वीर में तुम्हारे मामा, देवेंद्र और पूरे गांव को दिखाऊंगी। अगर तुमने वापस आने का नाम भी लिया तो सोचो, इन तस्वीरों को देखकर कौन तुम्हारी पवित्रता पर विश्वास करेगा। तस्वीरें देखकर मीरा का सर शर्म से झुक गया। वो बेहद शर्मनाक तस्वीरें थीं, जिसमें उसके साथ उनके हवेली का एक नौकर खड़ा दिख रहा था। वो सब झूठ था। मीरा ने कभी उस नौकर से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, मगर ऐसी तस्वीरें देखकर उसकी बात पर विश्वास कौन करता। निशी मामी अपनी गाड़ी में बैठकर बड़े गुरूर के साथ वहाँ से चली गई और मीरा भटकते भटकते आरव के फार्म हाउस तक पहुँच गई। अब वो उस बड़े से कमरे में लेटी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। न जाने क्यों उसने शारदा काकी से झूठ बोला था और अपने बारे में सच्चाई छुपाई थी। वहाँ आरव भी देर रात तक जागता रहा। उसने सिक्योरिटी गार्ड को सख्त हिदायत दी थी कि इस लड़की पर कड़ी नज़र रखे, पर रात खैरियत से गुजर गई और आरव के सारे शक बेबुनियाद साबित हुए। अगले दिन जब आरव उठकर नाश्ते के लिए आया तो किचन से बहुत लजीज खुशबू आ रही थी। शारदा काकी किसी से बातों में बिजी थी। आरव को देखते ही रात की सारी बातें याद आ गईं। शारदा काकी मीरा से कह रही थी, बेटी आज रविवार है और रविवार को हमारे घर में हमेशा हलवा पूरी का नाश्ता बनता है। आरव की माँ जब तक जीवित थी वह हर रविवार को अपने हाथों से हलवा पूरी बनाकर उसे खिलाती थी। बस तब से आरव को इसकी आदत है। उनके जाने के बाद से यह जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। काकी आज हलवा मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ का हलवा और पूरी सबको बहुत पसंद आता है, मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा ने जल्दी जल्दी हलवा बनाया और फिर गोल गोल नरम और खस्ता पूरियाँ तलने लगी। शारदा काकी उसकी इस महारत को देखकर बहुत इम्प्रेस हुई। तुम तो बहुत सुघड़ लड़की हो बेटी, लगता है घर के कामों में बहुत माहिर हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसे एक पल के लिए मीरा के चेहरे पर दुख का साया लहरा गया।
वो उन्हें कैसे बताती कि उसने ये सब हवेली के नौकरों से सीखा है। निशी मामी उसे ज़बरदस्ती किचन के कामों में धकेल देती थी। बहुत छोटी उम्र में ही उसने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ तो उसके बचपन में ही स्वर्ग सुधार गई थी। मीरा ने खुद को संभाला और आरव के सामने नाश्ता लेकर रखा। आरव उसे देखकर चौंक गया। आपने ये तकलीफ़ क्यों की? काकी कहाँ है? वो किचन में ही है, आ रही है। मीरा वापस पलटने लगी तो आरव ने उसे रोका। आप यहाँ बैठिए और नाश्ता कीजिए, आप हमारी मेहमान हैं। काकी, आपने कब से मेहमानों से काम करवाना शुरू कर दिया? यह हमारे घर का रिवाज तो नहीं है, आरव ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। काकी अंदर आते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तो इसे मना किया था, पर ये मेरी मदद करने किचन में आ गई। और सुनो, आज का ये स्वादिष्ट हलवा पूरी मीरा बेटी ने बनाया है। आरव ने जब पहला निवाला लिया तो वो उसके हाथ के स्वाद का दीवाना हो गया। नाश्ता करने के बाद आरव बेहद गंभीर होकर मीरा की तरफ मुड़ा। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या इरादा है आपका? मीरा इस सवाल से बचना चाहती थी। वो दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि आरव उसे यहाँ से जाने को ना कहे। आप किसी महिला आश्रम का पता कर लीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी। मेरा इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है। आश्रम क्यों? आरव चौंका। आप जैसी लड़कियों के लिए वो जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो फिर आप मुझे किसी के घर में काम दिला दीजिए। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 12 तक पढ़ी हूँ, वरना कहीं नौकरी कर लेती, पर मुझे घर का सारा काम आता है। आरव उसे ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए। शारदा काकी की उम्र अब हो चुकी है, उनसे घर का सारा काम अकेले नहीं होता। मुझे वैसे भी काकी की सहायता के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। अगर आप ये काम खुशी से करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मीरा के चेहरे पर सुकून की एक धार बह निकली। आपको यहाँ काम करने की पूरी सैलरी मिलेगी और रहना खाना सब हमारी तरफ से होगा। आरव ने बात पूरी की। आरव थोड़ी देर बाद अपने दोस्त से मिलने चला गया और मीरा खुशी खुशी काकी के साथ घर के कामों में लग गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी के घर में नौकरानी बनेगी, पर यहाँ उसे कोई नौकरानी होने का एहसास नहीं दिला रहा था। शारदा काकी ने बातों बातों में उसे बताया कि वो आरव की दाई माँ थी और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस घर को दे दिया। आरव की छोटी बहन रिया की शादी 3 साल पहले हो चुकी थी, पर आरव अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ निशी देवी अपने कमरे में बेड पर लेटी शिवानी को अपने इस घिनौने प्लान की कामयाबी के बारे में बता रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। उन्होंने घबराकर फ़ोन काट दिया। सामने देवेंद्र खड़ा था, गुस्से से लाल पीली आंखें लिए। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मीरा घर छोड़कर भाग गई है, मगर क्यों? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? उसे इस घर में क्या तकलीफ़ थी जो वो चली गई? देवेंद्र का गुस्सा और दुख बेहद ज़्यादा था। निशा देवी को पता था कि देवेंद्र मीरा को पसंद करता है, पर वो उसके लिए इस हद तक पागल होगा उन्हें अंदाज़ा नहीं था। अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। उन्होंने शांत करने की कोशिश की। माँ, जब से मैंने सुना है कि मीरा भाग गई है, मेरे सीने में आग लगी है। कौन है वो जिसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया? देवेंद्र चिल्ला उठा। बस बेटा, हर कोई अपनी किस्मत का लिखा ही पाता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को हमेशा रोकती थी कि उस लड़की को इतनी आज़ादी मत दो, पर तुम लोगों ने उसे आगे पढ़ने की आज़ादी दी। शहर जाकर ही उसके पर निकल आए थे। इसी दिन के लिए मैं मना करती थी, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? माँ, पर वो तो प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वो तो हवेली से बाहर भी नहीं जाती थी। उसके पास तो मोबाइल तक नहीं था। फिर वो किसी अनजान लड़के के संपर्क में कैसे आ सकती है? देवेंद्र ने सवाल उठाया। निशी देवी ने जितना आसान समझा था, देवेंद्र ने उतने ही सवाल खड़े कर दिए, पर वो भी बहुत चालाक थी। बेटा, एग्ज़ाम देने तो वो शहर के कॉलेज जाती थी ना, पूरा दिन वहाँ रहती थी। ड्राइवर बाहर गाड़ी में बैठता था और वो अंदर कॉलेज में। सुना है वहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं। आ गई होगी किसी के झांसे में और मोबाइल की बात करते हो।
अपने घर के लैंडलाइन फ़ोन, जब देखो वो उस पर किसी से बातें कर रही होती थी और जैसे ही मैं आती थी फ़ोन रख देती थी। निशि देवी ने बिना किसी डर के मीरा पर झूठ का एक और पहाड़ खड़ा कर दिया। देवेंद्र ने दुख से कहा, माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं उससे बात करता। बेटा, जब कोई लड़की घर से भागने का और परिवार का मुंह पर कालिख पोतने का फ़ैसला कर ले तो कोई उसे नहीं रोक सकता। और तुम उस 2 टके की अनाथ लड़की के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए उससे लाख गुना अच्छी लड़की लेकर आऊँगी। वैसे तुम्हारा शिवानी के बारे में क्या ख्याल है? कितनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और कितने ही बीघा ज़मीन की मालिकिन है। सारी जायदाद उसके पिताजी ने शिवानी के नाम ही तो की है। निशि देवी अपने दिमाग में हिसाब लगा रही थी, मगर देवेंद्र का दिमाग इस वक्त कहीं और ही भटक रहा था। उस मीरा को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं उसे उसकी इस गद्दारी की सज़ा ना दे दूँ। तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। लंबे लंबे कदम भरता वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। निशि देवी अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस लड़के को समझाना इतना आसान नहीं है, और जब इसके पापा आएंगे तो वो भी मेरा दिमाग दही कर देंगे। कोई बात नहीं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं बार बार मीरा के खिलाफ़ ऐसी बातें फैलाऊंगी कि ये दोनों खुद से उसे बुरा समझने पर मजबूर हो जाएंगे। निशि देवी को अपनी चाल पर पूरा भरोसा था। मीरा को इस घर में आए हुए 1 महीना बीत चुका था। शारदा काकी के साथ साथ वो घर का सारा काम करती थी और खाना तो हमेशा अपने हाथों से ही बनाती थी। आरव को उसके हाथ का स्वाद बहुत पसंद था, पर वो खुलकर कभी उसकी तारीफ़ नहीं करता था। मीरा को हमेशा से आदत थी कि वो अपने सर पर पल्लू रखती थी। इस घर में आने के बाद भी उसका यह नियम नहीं बदला था। पहले दिन के अलावा आरव ने कभी मीरा को खुले बालों में नहीं देखा था। आज आरव ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। घर में ना तो शारदा काकी दिख रही थी और ना ही मीरा। वो शारदा काकी के कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थी। आरव का चाय पीने का बड़ा मन था। वो मीरा के कमरे की तरफ गया तो वहाँ का दरवाज़ा आधा खुला था। नॉक करने के बजाय उसने दरवाज़े को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा पूरा खुल गया। कमरे के ठीक बीच में खड़ी मीरा अपने बालों में कंघी कर रही थी। इस वक्त उसके सर पर पल्लू नहीं था। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था और उसके गहरे लंबे काले बाल खुले हुए थे। लंबे बाल हमेशा से आरव की कमज़ोरी रहे थे। वो बिना पलके झपकाए मीरा को देखता रह गया। मीरा को अचानक अपने जिस्म पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। वो तुरंत घूमकर पीछे देखी। आरव को वहाँ खड़ा देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने जल्दी से बेड पे दुपट्टा उठाया और खुद को ढांप लिया। आरव ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। लड़की तो ज़रूरत से ज़्यादा ही संस्कारी और शरीफ है। मैं खामखा इस पर शक कर रहा था। उसने मन ही मन में सोचा। जैसे ही वो पलटने लगा, मीरा ने उसे आवाज़ दी, आप मेरे कमरे के बाहर खड़े थे, क्या कोई काम था? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो चाय पीने का मन किया। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो 1 कप चाय मिल सकती है। तकलीफ़ कैसी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। आरव अपने कमरे में वापस आ गया। आंखें बंद करके सोफ़े पर बैठा तो बंद आँखों के पीछे भी मीरा का वही खुले बालों वाला चेहरा घूमने लगा। उसने घबरा कर आँखें खोल दी। ये मुझे क्या होता जा रहा है? बार बार मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आखिर क्या है उस लड़की में? मैं तो उसके परिवार, उसके माहौल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसकी परवरिश कैसे हुई है मैं कुछ नहीं जानता। मुझे खुद को रोकना होगा। मीरा जब चाय लेकर आई तो आरव सीधा होकर बैठ गया। मीरा इस घर में पहली बार आरव के कमरे में आई थी, इसलिए उसके कदमों में थोड़ी झिझक थी। वो चाय का कप रखकर जैसे ही जाने लगी, आरव ने उसे पुकारा, मीरा, आपको यहाँ 1 महीना हो गया है, यह आपकी इस महीने की सैलरी है। आरव ने पैसे आगे बढ़ाए। मीरा ने झिझकते हुए पैसे पकड़े। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मार्केट जाना हो या कुछ भी ख़रीदना हो तो आप ड्राइवर के साथ जा सकती हैं। आरव ने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं काकी से मंगवा लूँगी।
मुझे खुद मार्केट जाने की आदत नहीं है। आरव उसे हैरत से देखता रह गया। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है मीरा? मैंने 12th किया है। आगे क्यों नहीं पढ़ा? आरव ने दूसरा सवाल किया। मैं पढ़ना तो चाहती थी, पर फिर हालात ऐसे हो गए कि पढ़ाई छूट गई। तो अब पढ़ लीजिए। अगर आप कहें तो मैं आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ। आज के दौर में लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर आप पढ़ी लिखी होती तो आज किसी के घर में काम करने की बजाय कई अच्छी नौकरी कर रही होती। मीरा ने चौपट आंखों से उसे देखा। वो कितना सच्चा इंसान था, कितने अपनेपन से उसे समझा रहा था। एक पल के लिए उसे देवेंद्र का ख्याल आया, पर अगले ही पल उसने दिल को झटक दिया। जब भी देवेंद्र की याद आती उसका दिल तड़प उठता, पर अब उसने खुद को समझा लिया था कि वो उस हवेली और उन लोगों के बारे में सोचकर अपने दिल नहीं दुखाएगी। उसने थोड़ा सोचकर कहा, पर मैं तो यहाँ काम करती हूँ ना। अगर मैं कॉलेज चली गई तो घर के कामों का नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सब मैनेजमेंट हो जाएगा। आपके आने से पहले भी तो सारे काम वक्त पर होते ही थे। आप कल ही से कॉलेज जाने की तैयारी कीजिए। अगले ही दिन आरव ने उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। मीरा का दिल आरव के लिए आदर से भर गया। उसका हमेशा से सपना था कि वो अच्छी शिक्षा हासिल करे, पर निशी मामी हमेशा उसके रास्ते का पत्थर बन जाती थी, और आज एक अनजान इंसान उसके सपनों को पूरा कर रहा था। कुछ दिनों बाद मीरा जब कॉलेज से वापस आई तो घर में अजीब सी हलचल थी। बच्चों के शोर और हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वो हैरत से लॉबी में आई तो सामने सोफ़े पर रिया बैठी थी। उसके दोनों बच्चे शोर मचाते हुए मस्ती कर रहे थे और रिया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही रिया की नज़र मीरा पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसके माथे पर बल आ गए। शारदा काकी, यह लड़की कौन है जो इस तरह बिना पूछे हमारे घर में घुस आई है? क्या ये आपकी कोई दूर के रिश्तेदार है? शारदा काकी जल्दी से किचन से बाहर आई। अरे मीरा बेटी, तुम आ गई। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, आज तुम्हारी पसंद का खाना बना है। काकी, ये कौन है? मीरा ने रिया की तरफ इशारा किया। अरे ये रिया बेटी है, हमारे आरव बेटा की छोटी बहन, काकी ने मुस्कुराकर बताया। और रिया बेटी, ये मीरा है, बेचारी किस्मत की मारी है। बेटा ने इसे घर के कामों के लिए रखा है और अब ये कॉलेज भी जाती है। इसके आने से मुझे बहुत आश्रय मिला है। खाना पीना सफाई सारे काम बहुत ध्यान से करती है। इसके हाथ में बिल्कुल वही स्वाद है जो हमारी मालिकिन के हाथ में था। रिया से मीरा की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। काकी, आखिर भाई जैसा समझदार इंसान इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? एक अनजान पराई लड़की को इस घर में रख लिया और ऊपर से उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। क्यों रे लड़की, क्या जादू किया है तुमने मेरे भाई पर? रिया ने सीधे मीरा पर निशाना साधा। मीरा बुरी तरह घबरा गई। अब ये कैसी बातें कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया। आरव जी तो बहुत नेक इंसान है। उन्होंने मुझ पर दया की और मुझे सहारा दिया, वरना मैं कहाँ जाती। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़कों को फंसाने का तुम्हारा यही ढंग होता है। पहले बेचारी बनकर हमदर्दी जीतो, फिर उनके दिल में जगह बनाओ और एक दिन इस घर की मालिकिन बनकर बैठ जाओ। पर मैं अपने भाई की तरह भोली नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूँगी, बल्कि आज ही, अभी के अभी निकलो यहाँ से। रिया ने गुस्से में आकर मीरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचने लगी। शारदा काकी ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे रिया बेटी, ये क्या कर रही हैं आप? बेचारी शरीफ लड़की है, बेटा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। ठीक उसी वक्त आरव घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। मीरा लगातार रो रही थी और रिया गुस्से में उसका हाथ खींच रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? आरव की भारी गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। रिया एक पल के लिए थम गई, फिर बोली, भाई आपने इस आवारा लड़की को अपने घर में क्यों रखा हुआ है? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मेरे ससुराल वाले, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इस घर में एक अकेली जवान लड़की रहती है? आपका चरित्र दागदार हो जाएगा। रिया, हाथ छोड़ो उसका, आरव ने दहाड़ा।
भाई आप इसे अभी घर से निकालिए। रिया मैं कह रहा हूँ, हाथ छोड़ो उसका। आरिफ ने गुस्से से आगे बढ़कर मीरा का हाथ रिया की पकड़ से छुड़ाया और उसे अपने पीछे किया। मीरा तुम अपने कमरे में जाओ। मीरा रोती हुई वहाँ से भाग गई। रिया ने गुस्से और हैरानी से अपने भाई को देखा। भाई आपने इस मामूली लड़की के लिए मुझे डांटा, मुझसे इस तरह सख्ती से बात की। आज तक आपने मुझ पर आवाज़ तक नहीं उठाई और आज इस नौकरानी की वजह से आपने मेरे साथ ऐसा किया। रिया आज से पहले तुमने कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं की थी जो मुझे गुस्सा आता। एक मजबूर लड़की जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो। रिया रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर जाने लगी। मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी, सोचा था भाई के साथ कुछ वक्त बिताऊंगी, पर अब समझ आया कि मेरा भाई अब मेरा रहा ही नहीं। इस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है आप पर। कल को आप इस नौकरानी से शादी भी कर लेंगे। एक ऐसी लड़की जिसका कोई परिवार नहीं, कोई ठिकाना नहीं, उसे आप चौहान ख़ानदान की बहू बनाएंगे। रिया गुस्से में चली गई। आरव ने ना तो उसे रोका और ना ही काकी को उसे मनाने भेजा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसके लिए अपने ही दिल की हालत समझना मुश्किल हो रहा था। आखिर उसे रिया पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? क्यों वो मीरा के लिए इतना सेंसिटिव हो रहा था? क्या रिया का शक सही था? क्या वो सच में मीरा को पसंद करने लगा था? अपने सर को दोनों हाथों में दबाए वो इसी खामोशी में था। तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। सामने मीरा खड़ी थी। हाँ मीरा, कोई काम है? आरिफ का लहजा खुद ब खुद नरम हो गया। आरिफ जी, आप मुझे किसी हॉस्टल में भेज दीजिए या किसी आश्रम में छोड़ाइए, पर भगवान के लिए मुझे इससे ज़्यादा ज़िल्लत मत दीजिए। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अरे मीरा, तुम पागल हो गई हो जो रिया की बातों में आ रही हो? वो नादान है, बिना सोचे समझे बोलती है और तुम भी उसकी तरह रिएक्ट कर रही हो। जाओ अपने कमरे में आराम करो और ये सब भूल जाओ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, पर अगर उन्होंने फिर से मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया तो? वो ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूँगा। तुम जाओ, आरव ने बहुत ही नर्म आवाज़ में कहा। मगर मीरा ने मन ही मन में फ़ैसला कर लिया था कि वो इस घर में अब और नहीं रुकेगी। ऐसी बेइज्जती वो पहले भी निशा मामी से बहुत बार सह चुकी थी और अब वो इस ज़िल्लत को दोबारा सहने की हालत में नहीं थी। जब शिवानी हवेली में आती तो दोनों बुआ भतीजी मिलकर मीरा का जीना हराम कर देती थी और अब रिया ने भी उसके साथ वही बर्ताव किया था। इसलिए मीरा का दिल यहाँ से कहीं और भाग जाने को कर रहा था। कॉलेज से निकलते वक्त वो इसी घबराहट और बेख्याली में अपने चेहरे पर पल्लू रखना ही भूल गई। वो जाकर गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। मीरा नहीं जानती थी कि उसकी एक छोटी सी बेएहतियाती उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। वहाँ देवेंद्र ने अपनी गाड़ी में बैठते बैठते ही मीरा को देख लिया था और एक ही पल में उसने उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफ़रत उतर आई। तो माँ की बात बिल्कुल सच थी। ये किसी अमीरज़ादे के साथ ही घर से भागी है और मैं खामखा परेशान था कि वो किसी मुश्किल में होगी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। देवेंद्र आज अपने एक दोस्त से मिलने शहर आया था। वो दोनों कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उसकी नज़र कॉलेज के गेट पर पड़ी। मीरा को वहाँ देखते ही वो सारे फासले तय करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और उसके पीछे जाने लगा। उसका दोस्त उसे पुकारता ही रह गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरा जाना ज़रूरी है, देवेंद्र ने चिल्ला कर कहा। गाड़ी चलते चलते एक बड़े से बंगले के अंदर जाकर रुकी। देवेंद्र ने हैरत से आलीशान बंगले को देखा। क्या मीरा यहाँ रहती है? क्या उसने इस आदमी से शादी कर ली है या फिर बिना किसी रिश्ते के यहाँ रह रही है? मैं इस लड़की को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची। उसने आरव के बारे में पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आरव अभी तक कुंवारा है और उसने शादी नहीं की है। इसका मतलब साफ था कि मीरा बिना किसी रिश्ते के इस घर में रह रही थी। मैं आज ही पिताजी को बुलाता हूँ और पुलिस को भी साथ लेकर आता हूँ। ये लड़की हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिला रही है। मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा।
हवेली पहुंचते ही वो तेज़ कदमों से अपने पिताजी के कमरे की तरफ भागा। निशी देवी भी उस वक्त अपने पति के पास बैठी मीरा के बारे में ही बात कर रही थी। आप अभी तक उस चरित्रविहीन लड़की का दुख लेकर बैठे हैं। क्या वो इस लायक है कि उसके लिए आंसू बहाए जाएं? जैसे वो हमें भूल गई, आप भी उसे भूल जाइए, निशी देवी कह रही थी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं पिताजी, देवेंद्र ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। वो लड़की इस लायक है ही नहीं, और उसकी औकात मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। निशी देवी ने जब देवेंद्र की बात सुनी तो वो अंदर से बुरी तरह घबरा गई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ मिली तुम्हें मीरा? क्या तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो? नहीं माँ, मैं उसे साथ नहीं लाया, पर जिसके साथ वो ऐश कर रही है मैं उस इंसान को और उसके घर को देखकर आ रहा हूँ। पिताजी चलिए मेरे साथ, हम पुलिस लेकर उस घर में जाएंगे और मीरा को वहाँ से खींच कर लाएंगे। वह हमारे परिवार की इज्जत का तमाशा कैसे बना सकती है? दोनों बाप बेटा बेहद गुस्से और जुनूनी आलम में हवेली से निकल गए। निशी देवी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर मीरा ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी तो वो डर के मारे कांप रही थी, पर फिर उसने खुद को संभाला। अगर उसने बताया भी तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने खेल ही ऐसा खेला है कि वो निर्दोष होते हुए भी गुनाहगार ही साबित होगी। आरव और मीरा इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शारदा काकी भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी घर का दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुला। आरव ने सर उठाकर देखा तो पुलिस के साथ दो अनजान लोग खड़े थे, जिनके चेहरों पर गुस्सा और नफरत थी। मीरा की हालत तो ऐसी थी जैसे जिस्म में खून ना बचा हो। वो बुरी तरह डर गई थी। उसके चेहरे पर मौत जैसा खौफ छा गया। आरव ने मीरा को देखा तो हैरान रह गया। मीरा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों डर रही हो? और ये लोग यहाँ कैसे घुस आए? मीरा के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इंस्पेक्टर आगे बढ़कर आरव के पास आया। आरव चौहान जी, आपका तो शहर में बहुत बड़ा नाम है, बड़े बिजनेसमैन हैं आप। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आप ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। क्या किया है मैंने? आरव ने गंभीर आवाज़ में कहा। और ये क्या तरीका है किसी के घर में बिना इजाज़त घुसने का? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस लड़की के साथ आपका क्या संबंध है? आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने इस लड़की को बहला फुसला कर इसका अपहरण किया है और इसे यहाँ कैद करके रखा है। क्या ये सच है आरव जी? आरव तो हक्का बक्का रह गया। वो कभी मीरा को देखता तो कभी देवेंद्र और यशवंत जी की तरफ। क्या कह रहे हैं आप? ये लड़की मेरे घर सहारा लेने आई थी, मैंने इसे कैद नहीं किया। ये इस घर में काम करती है और शारदा काकी के साथ रहती है। मेरा इसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है। आप चाहे तो इस लड़की से खुद पूछ लीजिए। इस लड़की से क्या पूछें? इसने तो हमें कई मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चलो यहाँ से मीरा, अब हम तुम्हें बताएंगे कि परिवार की इज्जत उछालने की क्या सज़ा मिलती है। यशवंत जी गुस्से में अपनी भतीजी की तरफ बढ़े। मीरा का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। आरव ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। रुकिए, मुझे बताइए आप कौन हैं? क्या रिश्ता है आपका मीरा से? और आप उसे इस तरह धमका क्यों रहे हैं? ये मेरी भतीजी है और ये घर से भागकर आई है और मेरे बारे में पूछ रहे हो? मैं अपने इलाके का सबसे बड़ा ज़मींदार हूँ। ठाकुर यशवंत सिंह का नाम तो सुना ही होगा तुमने। मैं इस काला रूप लड़की का मामा हूँ, जिसने मेरे मुंह पर ऐसी कालक पोती है जो पूरे संसार के पानी से भी नहीं धुल सकती। देवेंद्र तो बस फटी फटी आंखों से मीरा को देखे जा रहा था। उसके दिल में मीरा के लिए शक और गुस्से का तूफान था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मीरा? सच क्या है बताओ मुझे। देवेंद्र चिल्ला उठा। यशवंत जी ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। चलो हमारे साथ, अब हवेली में ही तुम्हारा हिसाब किताब होगा। रुकिए, आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। आरव ने उन्हें रोका। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। आरव जी, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपकी दासी बनकर सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी।
मीरा की ये पुकार सुनकर आरव ने एक बड़ा फैसला किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस लड़की से अभी इस वक्त विवाह करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप लोग हमारे बीच नहीं आ सकते। अब सारा मामला आपके सामने है। शादी आपके सामने होगी और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई एतराज़ होना चाहिए। मीरा यहाँ क्यों रह रही है? सारे इंतज़ाम आनन फानन में कर दिए गए। देवेंद्र गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींचते रह गया। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। बेटा, ये गुस्से का नहीं, होश में आने का वक्त है। ये लड़की बालिग है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है। अब ना तो कानून इसे रोक सकता है और ना ही धर्म, इसलिए शांत हो जाओ। अगर आप अपने गांव के बड़े ज़मींदार हैं तो आरव चौहान भी कोई मामूली इंसान नहीं है। ये शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके एक फ़ोन पर पूरा मीडिया यहाँ खड़ा हो जाएगा और बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसलिए खामोशी से वही होने दो जो मैं कह रहा हूँ। पंडित जी ने जब आरव और मीरा का गठबंधन किया और विवाह की रस्में शुरू की तो मीरा की आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। वो दिल ही दिल में भगवान के शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी इज़्ज़त और जान दोनों बच गई। जब देवेंद्र ने आरव के मुंह से शादी के वचन सुने तो जैसे उसके सीने में धड़कन ही थम गई। उसके दिल में मीरा के लिए जो बची खुची मोहब्बत थी वो अब बेहद नफ़रत और बदले की आग में बदल गई। यशवंत सिंह गुस्से से पागल हो रहे थे, पर वो जानते थे कि इस नामचीन बिजनेसमैन और पुलिस के रहते वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने गुस्से से लाल चेहरा लिए आरव को देखा। तुमने ज़बरदस्ती हमारे परिवार की लड़की को अपना बनाकर ठाकुर यशवंत सिंह से दुश्मनी मोल ली है। आरव चौहान, इस फैसले का अंजाम बहुत बुरा होगा। आरव ने बेहद शांत और दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मीरा अब मेरी पत्नी है ठाकुर साहब। अब उसकी तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र और हर बुरा हाथ मेरे कानून की जद में आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से शराफत से निकल जाएं। देवेंद्र ने एक आखिरी नफ़रत भरी नज़र मीरा पर डाली। वो मीरा जिसे वो कभी टूट कर प्यार करता था अब किसी और की किस्मत बन चुकी थी। वो दोनों गुस्से में पैर पटकते हुए पुलिस के साथ फार्म हाउस से बाहर निकल गए। हवेली के बड़े ज़मींदार ठाकुर यशवंत सिंह और उनका बेटा देवेंद्र आज शहर की एक आम सी अदालत और पुलिस के सामने हार कर जलीलो ख्वार होकर वापस लौट रहे थे। जब सब लोग चले गए और घर में एक गहरी खामोशी छा गई तो आरव ने शारदा काकी को इशारा किया कि वो मीरा को कमरे में ले जाएं। आरव का दिल इस वक्त कई तरह के जज्बाती तूफ़ानों से गुज़र रहा था। उसने मीरा को एक बेहद मजबूर लड़की समझकर अपने घर में शान दी थी, उसकी मदद की थी, मगर मीरा ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया था। वो रात गए तक अपने लाउंज में बैठा सिगरेट के कश लेता रहा और सोचता रहा कि इस लड़की ने उसके विश्वास का खून किया है। आखिरकार वो भारी कदमों से मीरा के कमरे की तरफ बढ़ा। मीरा बेड के कोने पर बैठी लगातार रो रही थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। आरव ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मीरा ने सरक कर सर उठाया। आरव का चेहरा इस वक्त बेहद सख्त और गंभीर था। वो मीरा के करीब आया और घुर्राती हुई मगर दबी आवाज़ में बोला, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मीरा? तुमने अपने अतीत और इस हवेली के बारे में मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? तुमने शारदा काकी को चाचा चाची की झूठी कहानी क्यों सुनाई? क्या मैं इस लायक था कि तुम मुझे इस तरह धोखे में रखती? मीरा ने तड़प कर आरव के पैर पकड़ने चाहे मगर आरव ने पीछे हटकर उसे रोक दिया। मीरा ने रोते हुए हिचकियाँ ली और अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोलने की कोशिश की। आरव जी, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझिए। मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अगर मैं आपको सच बता देती तो आप ज़रूर मुझे मेरे मामा के घर वापस छोड़ने की कोशिश करते। आप हवेली के माहौल और वहाँ के लोगों को नहीं जानते। मेरी मामी निशी देवी ने मुझे इस तरह फंसाया था कि मैं चाहकर भी अपनी पवित्रता साबित नहीं कर सकती थी। वो मुझे ज़बरदस्ती शहर लेकर आई और एक सुनसान जगह पर गाड़ी से उतार कर चली गई। उन्होंने मुझे हवेली का रास्ता भूलने को कहा और मुझे कुछ बेहद
शर्मनाक और झूठी तस्वीरें दिखाईं। वो तस्वीरें हमारे घर के एक नौकर के साथ एडिट की गई थी, जो कि सरासर झूठ था। मगर मामी ने धमकी दी थी कि अगर मैं वापस आई तो वही तस्वीरें मामा जी और देवेंद्र को दिखा देंगी। मीरा ने आरिफ के चेहरे के बदलते भाव पढ़ने की कोशिश की और लगातार बोलती चली गई। आरिफ जी, मैं अपने मामा जी और देवेंद्र को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत ही गुस्सैल और पुरानी धारणाओं वाले ज़मींदार हैं। अगर मैं हवेली वापस जाती या मामी का सच सबके सामने लाने की कोशिश करती तो वो लोग मामी के उस झूठ पर ही विश्वास करते। वो कभी मेरी बात नहीं सुनते और मुझे हवेली पहुंचते ही कुलनाशिनी कहकर जान से मार देते। वहाँ परिवार की इज्जत के नाम पर लड़कियों की बलि चढ़ा देना बहुत आम बात है। मेरी जान को खतरा था और मैं अपना चरित्र और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर आपके फार्म हाउस के बाहर शान लेने पर मजबूर हुई। मैंने आपसे झूठ सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बोला था। आरिफ जी, मैं कोई गुनहगार या चरित्रविहीन लड़की नहीं हूँ। भगवान की कसम, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आरिफ खामोशी से मीरा की ये दर्दनाक बातें सुनता रहा। मीरा की आंखों में सच्चाई की वो चमक थी जो किसी झूठे इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। उसके रोने और डर ने आरिफ के दिल के गुस्से को पिघलाना शुरू कर दिया। आरिफ को एहसास हुआ कि सच में उन बड़ी हवेलियों के बंद दरवाज़ों के पीछे औरतों पर कैसे कैसे जुल्म किए जाते हैं और ठाकुर यशपाल सिंह जैसे पत्थर दिल लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और मीरा के सर पर अपना हाथ रख दिया। मीरा ने चौपट आंखों से उसे देखा। आरिफ के चेहरे की सख्ती अब नर्म मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। उसने कहा, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है मीरा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम ठाकुर यशवंत की भतीजी नहीं बल्कि आरिफ चौहान की पत्नी हो। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम आराम करो और अपने दिमाग से इन कड़वे ख्यालों को निकाल दो। उस रात के बाद से आरिफ का बर्ताव मीरा के लिए बिल्कुल बदल गया। उसके दिल में मीरा के लिए हमदर्दी के साथ साथ एक गहरी मोहब्बत पैदा हो गई। वो मीरा का ख्याल रखने लगा और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मीरा भी अपने पति के इस निश्चल प्रेम पर अपना सब कुछ वारने लगी। वो घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देने लगी। आरिफ ने फैसला किया कि वो अब अपनी बहन रिया को घर बुलाएगा और उसे मीरा की नई हैसियत से रूबरू करवाएगा। उसने रिया और उसके पति को अपने घर डिनर पर बुलाया। रिया जब अपने बच्चों के साथ घर पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि मीरा अब किसी नौकरानी की तरह नहीं बल्कि एक बेहद सुघड़ और सुंदर मालिकन की तरह घर में घूम रही थी और शारदा काकी आदर से उसके साथ खड़ी थी। आरिफ ने रिया को अपने पास बिठाया और बेहद गंभीर होकर बोला, रिया, मैंने मीरा से विधि विधान से विवाह किया है और अब ये तुम्हारी भाभी और इस घर की मालिकिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सच को स्वीकार करो और आज के बाद कभी भी ऐसी कोई बात या हरकत ना करना जिससे मीरा का दिल दुखे। मीरा एक बेहद संस्कारी और इज़्ज़तदार लड़की है और अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। रिया ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके पति ने उसे शांत रहने का इशारा किया। रिया का दिल चाह रहा था कि वो चिल्ला कर कहे कि भाई ने एक अनजान लड़की के लिए अपनी बहन की परवाह तक नहीं की, मगर जब उसने आरिफ की आंखों में अपनी पत्नी के लिए हद से ज़्यादा सम्मान और प्यार देखा तो वो खामोश हो गई। रिया ने सोचा कि अगर उसने इस वक्त गुस्सा किया तो उसके भाई का दिल उससे हमेशा के लिए टूट जाएगा और उसका अपने मैके पर जो एक अधिकार है वो छिन जाएगा। उसने अपने पति के कहने पर और अपने भाई की खुशी की खातिर अपने गुस्से को पी लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर मीरा को बधाई दी। उसके बाद से रिया ने मीरा के साथ अपना बर्ताव बिल्कुल बदल लिया। कुछ ही दिनों बाद आरिफ ने एक बेहद शानदार और आलीशान रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया। इस उत्सव में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और परिवार के सभी रिश्तेदार शामिल हुए। जब मीरा दुल्हन के रूप में आरिफ के साथ स्टेज पर आई तो हर कोई उसके रूप और उसकी सौम्यता को देखकर दंग रह गया। आरिफ ने सबके सामने गर्व से अपनी पत्नी का परिचय करवाया। रिया भी उस उत्सव में पूरे दिल से शामिल हुई और उसने मीरा को गले लगाकर सबको दिखाया कि वो अपनी भाभी से बहुत खुश है।
इस पार्टी ने सबको साफ संदेश दे दिया कि मीरा अब चौहान परिवार की बहू बन चुकी है और आरव चौहान अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। समय का चक्का अपनी रफ्तार से घूमता रहा और देखते ही देखते कई साल बीत गए। आरव और मीरा की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। भगवान ने उन्हें 2 खूबसूरत बच्चों का वरदान दिया, जिनकी किलकारियों से पूरा फार्म हाउस गूंजने लगा। मीरा अब एक बेहद खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, जहाँ उसे पति का प्रेम, रिया का सम्मान और बच्चों का ध्यान सब कुछ मिल रहा था। वह अतीत के उन घिनौने ज़ख्मों को भूल चुकी थी जो उसे मामी निशी देवी ने दिए थे। दूसरी तरफ हवेली के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। निशी देवी ने मीरा को रास्ते से हटाकर अपनी भतीजी शिवानी की शादी देवेंद्र से करवा दी थी। उन्हें लगता था कि शिवानी उनके इशारों पर नाचेगी और उसकी सारी जायदाद पर भी उनका कब्ज़ा हो जाएगा, मगर विधाता का इंसाफ बड़ा ही खामोश होता है। शादी के कुछ ही सालों बाद शिवानी का असली चेहरा सामने आने लगा। वो एक बेहद बदतमीज़, स्वार्थी और कठोर औरत साबित हुई। उसने हवेली में आते ही निशी देवी का जीना दूभर कर दिया। वह निशी देवी को एक नौकरानी की तरह समझने लगी और उन पर हर वक्त चिल्लाने लगी। देवेंद्र भी अपनी पत्नी के इस बर्ताव से बेहद परेशान रहता था, पर जायदाद के मामलों और शिवानी की चालाकियों की वजह से वो भी बिल्कुल बेबस हो चुका था। एक दिन हवेली के आंगन में शिवानी और निशी देवी के बीच किसी बात पर बड़ा झगड़ा हुआ। निशी देवी ने शिवानी को समझाने की कोशिश की तो शिवानी ने गुस्से में आकर उन्हें इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वह सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। निशी देवी के गिरने की आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। उनके पैर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी और वो दर्द से कराह रही थी। शिवानी ने उनकी मदद करने की बजाय उन पर और चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्हें दर्द में तड़पता छोड़कर चली गई। निशी देवी को जब हॉस्पिटल लाया गया तो वह बेड पर बेबस होकर लेट गई। अब वो अपने किए पर पछतावा कर रही थी कि उन्होंने मीरा जैसी निर्दोष लड़की के साथ कितना बड़ा पाप किया था। जब ठाकुर यशवंत सिंह और देवेंद्र उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंचे तो निशी देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका जिस्म दर्द से टूट रहा था और आत्मा पछतावे की आग में जल रही थी। उन्होंने रोते हुए अपने पति और बेटे के हाथ पकड़े और अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए सच उगल दिया। यशवंत जी, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिल गई है। ये जो मेरा पैर टूटा है और मैं इस बेड पर बेबस पड़ी हूँ, ये कोई हादसा नहीं है। ये उस निर्दोष मीरा की बद्दुआ है जिसके साथ मैंने सालों पहले बहुत बड़ा अन्याय किया था। देवेंद्र मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर देना। मीरा हवेली से खुद नहीं भागी थी और ना ही वो चरित्रविहीन थी। मैं शिवानी को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए और उसकी जायदाद पाने के लिए एक बेहद घिनौनी साजिश रची थी। मैंने मीरा को ज़बरदस्ती शहर ले जाकर वहाँ छोड़ दिया था और जो तस्वीरें मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को दिखाई थी वो सब झूठी और एडिटेड थी। मीरा बिल्कुल पवित्र और मासूम थी, पर मैंने उसकी ज़िंदगी उजाड़ दी। आज शिवानी ने जो मेरे साथ किया है, यह दरअसल मुझे मेरे ही कर्मों की सज़ा मिली है। भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड इसी जन्म में इसी धरती पर दे दिया है। देवेंद्र और ठाकुर यशवंत सिंह ये सुनकर सुन रह गए। देवेंद्र की आंखों के सामने अतीत का वह सारा मंजर घूम गया जब उसने मीरा को पुलिस और आरव के सामने जलील किया था और उसे बुरा समझा था। उसे एहसास हुआ कि वो कितने बड़े पाप की भाग्य बने थे और उन्होंने एक निर्दोष लड़की पर कितना बड़ा कलंक लगाया था। निशी देवी बेड पर लेटी सिसक रही थी और उनके पछतावे की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अब सच सामने आ चुका था। मगर समय हाथ से निकल गया था। मीरा अब किसी और के संसार को आबाद करके बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ इस हवेली का कोई भी जुल्म अब उसे छू भी नहीं सकता था।